बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की वीडियो पे दो तीन अहम पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जी। आज एक तो ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर स्विचिंग जो है इनसाइड द कंट्री यूके में अभी की पोजीशन क्या है, आज की हम बात कर रहे हैं। सेकंड, क्या आप इस वक्त डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं और आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच होना चाह रहे हैं? क्या आप इस वक्त स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या आप खुद डिपेंडेंट वीज़ा पे थे या हैं अभी, लेकिन आप डिवोर्स आपकी हो चुकी है या आपने डिवोर्स ले ली और उसके बाद जो है आप सेकंड मैरिज के बाद जो है डिपेंडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं। सो इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं जिसपे मैं कोशिश करूंगा कि आपको दो तीन बड़े अहम पॉइंट्स जो हैं वो मैं बता सकूं। उसकी वजह यह है कि 17 जुलाई 2023 को 3 पीएम के बाद जो है चेंजेस ये आई कि कोई भी शख्स जो है, जो स्टूडेंट जो है, जब तक उनकी कंप्लीशन नहीं होगी वो तब तक उस कंप्लीशन से पहले जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है वो स्विच नहीं कर सकते हैं। सो जब इनिशियल स्टेज के ऊपर ये पाबंदी लगी तो बड़ा उसमें भी टू रूल्स जो थे वो निकले। नंबर वन ये था कि सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है, सक्सेसफुल कंप्लीशन मीन ये था कि अगर आप सक्सेसफुली आपने एग्जाम को पास कर लिया तो ऑब्वियसली आप पीएसडब्ल्यू की तरफ चले जाते थे, और अगर आप फेल हो जाते हैं लेकिन आपकी कंप्लाइंस जो है वो पूरी हो जाती है या आपकी कैश की डेट ख़त्म हो जाती है तो तब की सिचुएशन जो थी वो काफ़ी हद तक उसमें वो डिफरेंट टाइप की सिचुएशन थी। डिपेंडेंट्स के ऊपर जो था एज सच पिछले कई महीनों से मैं देख रहा था कि कोई ऐसा इतना ज़्यादा बर्डन या इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन अभी डे बाय डे जो है हालात में चेंजेस उसको कह लीजिए। ये इस आज की इस वीडियो का भी मकसद यही है कि जब भी आपका कोई केस होता है या जब भी आपके कोई इश्यूज होते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है, सो ऑलवेज टाइम के ऊपर जो है उसको उसकी एडवाइस लिया करें। उसकी वजह यह है कि रूल्स चेंज होते रहते हैं, सिचुएशन चेंज होती रहती है, सिनेरियो चेंज होता रहता है। अक्सर आपने एप्लीकेशंस में देखा होगा कि जी वो कहते हैं कि हम आपकी इस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर आप नई एप्लीकेशन फाइल करना चाहें तो आपकी जो न्यू एप्लीकेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स या आपके नई सिचुएशन के मुताबिक जो है वो उसको हम जो है वो कंसिडर करेंगे। ये वैसे ही होता है जैसे आपने फी वेवर की एप्लीकेशन आज फाइल की, उसकी रिफ्यूज़ल आ गई, लेकिन उसी एप्लीकेशन पे नीचे लिखा होता है कि यू कैन फाइल अनदर एप्लीकेशन अगर आप समझते हैं कि आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हैं। सो इसी तरह ये बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं ऑब्वियसली, जैसे मैं या मेरे जैसे और कई दोस्त होंगे जो लॉयर्स जो हैं जो डेली वीडियोस जो है अपना व्लॉग जो है अपलोड करते हैं, लेकिन क्या जो कल वीडियो में जो आपको रूल्स बताए गए हैं क्या वो आज भी लागू होंगे? नॉट एट ऑल। माइट बी जो आपसे आज बात की जा रही है वो कल सुबह उठ के कल कोई नया रूल होम ऑफिस का आएगा, कोई नई चेंजेस आएंगी तो वो कल आज का कानून जो है वो कल के ऊपर लागू ना हो। सो इसलिए ऑलवेज जो है अपनी मौजूदा सिनेरियो के मुताबिक जो है वो एडवाइस लिया करें। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो हैं वो पुरानी वीडियोस बाज़ देख के तो या पुराने रूल्स बाज़ गूगल करके पढ़ लेते हैं और उसके मुताबिक सिचुएशन को कंसिडर अपने करते हैं। सो बैक टू एक्चुअल पॉइंट जो है वो क्या है जी। अच्छा, होम ऑफिस से अगर आप की कोई एप्लीकेशन आपने फाइल की, लेट्स से मैं इस वक्त डिपेंडेंट वीज़े पे हूँ, मैं इस वक्त मेरी वाइफ जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे है, या मैं, चलिए पहले पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि मैं इस वक्त स्टूडेंट वीज़े पे हूँ, मेरी इस वक्त स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता। अच्छा, मेरी अगर जो पास में कर जाता तो मैं पीएसडब्ल्यू पे चले जाता, मैं पास नहीं किया, मेरी मेरी कंप्लीशन नहीं हुई तो मैं जो है वो उस पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मेरे कैश की डेट ख़त्म हो चुकी है लेकिन मेरी कंप्लाइंस जो है वो भी मुकम्मल है, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं थी या मेरी फ़ीस का कोई इशू नहीं है, या होम ऑफिस ने जो यूनिवर्सिटी ने जो है वो नोटिस नहीं जारी किया होम ऑफिस को, होम ऑफिस से जो यूनिवर्सिटी से मेरा विड्रॉल जो है वो नहीं हुआ,
होम ऑफिस ने मुझे कर्टेलमेंट का नोटिस वगैरह भेज के मेरा वीज़ा कर्टेल नहीं किया, मेरी इस तरह की सिचुएशन नहीं है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा वो वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में चेंज कर दें। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। मैं हूँ इस वक्त डिपेंडेंट वीज़ा पे और मैं जो स्टूडेंट का डिपेंडेंट हूँ। मैं डिपेंडेंट हूँ और उसके बाद जो है मैं अब अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ जो है वो मैं जाना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जा सकता हूँ? वहाँ पे भी नो आ जाता है। उसकी वजह ये है कि जिसका ये रीज़न आज की इस वीडियो की ये है कि आज जो है होम ऑफिस की तरफ से ये एक ईमेल है, जो मेरे क्लाइंट नहीं है बादल, वो किसी और के क्लाइंट थे, किसी वकील के। तो उन्होंने जो भी था उनकी सिचुएशन, मैं उन पे ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। उन्होंने क्लाइंट की एप्लीकेशन फ़ाइल की और उसके बाद जो था उनकी टेक्निकली तौर पे रिफ्यूज़ल ही आ गई। तो उन्होंने मुझसे अपनी कंसल्टेशन बुक की हुई थी। सो उसको मैंने सोचा कि मैं बेटर यही है कि मैं ये वाला पॉइंट दोस्तों के साथ शेयर करूं ताकि बहुत से लोग जो हैं वो अपने नुकसान से जो है वो बच सकें। और अपना लॉस जो है, फाइनेंशियली लॉस भी होता है, मेंटली स्ट्रेस भी होता है। सो इस तरह की चीज़ों से जो है वो आप बच सकें। नंबर एक तो ये है, जब आपको होम ऑफिस कोई ईमेल या लेटर भेजता है और उसमें वो लिखते हैं कि वी आर कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन जो है, और उसमें हम वी आर कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस, जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल एविडेंस आपने दी है उसकी रोशनी में, उसके अंडर, और जो सिचुएशन आपकी हमें पता चली है, जो आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो आपका बैकग्राउंड है, उस तमाम चीज़ों को देखते हुए हम जो है आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि एप्लीकेशन डज नॉट मीट विद द वैलिडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। जो है वैलिड इमिग्रेशन रूल्स वो होते हैं जो एप्लीकेबल रूल्स होते हैं, जो जिन रूल्स के ऊपर जो है इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो एक काम करता है। अच्छा, फिर वो आगे वो लिखते हैं कि जी के आपकी यूनिवर्सिटी ने जो है कि हमें वी हैव नोटेड, हमने नोट किया है, या हमें जो है हमने इन्वेस्टिगेट किया है और ये पता चला है कि आपकी यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेसी है, ना मैं किसी क्लाइंट का नाम ले सकता हूँ, ना ही मैं किसी यूनिवर्सिटी का किसी का नहीं, हम जनरल जो है वो बात कर रहे हैं। सो होम ऑफिस ये लिखता है कि जी के हमने नोट किया है और इन्वेस्टिगेट किया है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने जो है फलां सो एंड सो डेट को आपका विड्रॉन जो था, स्पॉन्सरशिप जो था वो उसको विड्रॉ कर लिया था। और वो आपका स्पॉन्सरशिप चूंकि विड्रॉ हो गया, किस वजह से विड्रॉ हुआ वो आगे उन्होंने रीज़न भी दे दी। आपकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, आप ने जो है हमारी फीस नहीं पे की, जो भी उनकी कंडीशंस थी वो उन्होंने लगा दी कि जी कि आपने, चूंकि आपने हमारे पैसे नहीं पे किए हुए आपने, सो लिहाजा उस बेस के ऊपर जो है हमने विड्रॉ कर लिया था। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया जी, एंड यू डू नॉट मीट द स्टूडेंट स्विचिंग रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन द रूल्स, और जो रूल्स में लिखा हुआ है कि आपकी कंप्लायंस पूरी नहीं हुई, सो इसकी बेस के ऊपर जो है हम आपका वीज़ा जो है वो स्विच नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट आपको गौर से सुनना और समझना पड़ेगा कि होम ऑफिस क्या लिख रहा है। होम ऑफिस ये कह रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने हमें इन्फॉर्म किया है कि आपका स्पॉन्सरशिप जो है वो विड्रॉ हो चुका हुआ है। द रीज़न इज़ कि यूनिवर्सिटी ने आपसे फ़ीस मांगी, आपने उनको फ़ीस पे नहीं की, यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को लिख दिया कि भाईजान इन्होंने साड़ी फ़ीस नहीं देती, सो इसका जो है हम अपना स्पॉन्सरशिप जो है उसको विड्रॉ कर रहे हैं। सो चूंकि उन्होंने लिखा, इसका मतलब है कि कंप्लाइंस मुकम्मल नहीं है। दैट्स द रूल के जी के होम ऑफिस जो है वो आपकी अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन जो है हम आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है, देयर फॉर एप्लीकेशन जो है फॉल्स टू बी रिजेक्टेड एज इनवैलिड। जो है सो एक तरह का वो टेक्निकली जब वो इनवैलिड कहते हैं, टेक्निकली वो आपको एक मौका दे रहे होते हैं कि हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप भी बाज आ जाइए, विड्रॉ कर लीजिए एप्लीकेशन, हम सिर्फ अपने 25 पाउंड्स जो हैं उसको डिडक्ट करेंगे, सिर्फ वो IHS की फीस वाले या बाकी। लेकिन इसमें अगर आपने कोई प्रायोरिटी की सर्विस या सुपर प्रायोरिटी की सर्विस वो ली होती है, वो फीस वापस नहीं आती। अगर आपने कुछ स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स के फीस दी होती है वो वापस नहीं आते। अगर आपने वकील की फीस दी होती है, वकील भी अपनी फीस जो है वो वापस नहीं करता अनटिल अनलेस अगर आपका कोई उनके साथ अरेंजमेंट होती है। सो उसमें फिर सेकंड उसमें ये आ जाता है कि वो लिखता है होम ऑफिस, द पर्पज फॉर दिस लेटर इज टू प्रोवाइड यू विद एन अपॉर्चुनिटी
to decide whether you wish to proceed with this rejection और विड्रॉ योर एप्लीकेशन कि अगर आप रेडी हैं भाई साहब तो हमें कोई मसला नहीं, हम फैसला करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई रिजेक्ट करेंगे। सेकंड, उन्होंने कहा कि अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो हम जो है आपको आपकी फीस वगैरह जो है वो वापस कर सकते हैं। अच्छा, फिर साथ ही होम ऑफिस आपको एक और मौका भी देता है। वो कहते हैं जी कि यू मे हैव अ अपॉर्चुनिटी टू सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन अंडर अ मोर सूटेबल इमिग्रेशन रूट डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। ये इसका मतलब ये है कि आप कोई और एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं अगर आपके कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। मे बी आप मैरिज की तरफ जा रहे हो, मे बी आप के ऐसी सिचुएशन है कि आपको कंट्री लीव करना आपके लिए मुश्किल है, जिसको आप FLR कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। मे बी आप कोई रेलिवेंट अगर आपकी एप्लीकेशन है तो उसको आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आपको एक टाइम डेडलाइन, एक डेडलाइन दे देते हैं। नॉर्मली जो 10 डेज की होती है या 14 डेज की होती है, वो कहते हैं जी कि इतने दिन के अंदर अंदर आप फैसला कर लीजिए, अदरवाइज जो है हम इसका फैसला करेंगे जो हमारी एप्लीकेशन जो हमारे पास जो इस वक्त आपकी पेंडिंग पड़ी है। फिर वो एंड पे वो लिखते हैं कि इफ वी डू नॉट रिसीव अ रिस्पॉन्स विद इन 14 डेज या जितना भी आपको टाइम दिया हुआ, योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड on the basis of that you do not meet with the validity requirement of your immigration rules जो है। आज की इस वीडियो को क्लोज करने से पहले 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो मैं बताता जाऊं। नंबर 1 तो ये है कि यूनिवर्सिटी जो है जब होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देती है, वहां पे 3 तरह की सिचुएशन आपकी आ सकती है, 3 टाइप ऑफ सिचुएशन। नंबर 1, वो आप को जिस वक्त यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को लिख दिया, वो मुमकिन है कि वो आपको ईमेल करें, आपको ईमेल ना मिले, तो आपको ही नुकसान है। नंबर 2, वो मुमकिन उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपका जो ये जो कर्टेलमेंट ऑफ वीज़ा है ये इमीडिएट इफेक्ट के ऊपर हो। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब ये है, आज इस वक्त रात के 8:30 बजे हैं, 8:30 का टाइम है, मुझे आ गई अभी इस वक्त रात को इमीडिएट इफेक्ट की ईमेल, रात के 12 बजे तक जो है मेरा स्टेटस जो है वो लीगल है। आफ्टर रात दे 12 बजे तो बाद मैं ओवरस्टेयर हो जाऊंगा, सो मेरा जो स्टेटस है वो ओवरस्टेयर काउंट होगा और जो मेरी 3C लीव है, जो मेरा परमिशन टू वर्क है, मेरे जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक तो आपको इमीडिएट इफेक्ट का आ सकता है। सेकंड ये था कि बहुत से केसेस में जो था पहले देखने में ये आता था कि वो 60 डेज का जो था नॉर्मल नोटिस पीरियड आ जाता था कि हम आपको 60 डेज दे दें। विद इन 60 डेज अगर आपके ऐसी सर्कमस्टांसिस हैं, अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है, यू कैन फाइल अनदर एप्लीकेशन। लेकिन आजकल जो है 50 to 60% केसेस से ज़्यादा अगर हम कहेंगे तो 28 डेज का जो है वो नोटिस पीरियड जो है वो आ रहा है। 3 पॉइंट्स क्या बताया आपको। नंबर 1 इमीडिएट इफेक्ट, नंबर 2 28 डेज, नंबर 3 लकी हैं तो 60 डेज जो है। यूनिवर्सिटी ने जिस वक्त अच्छा ऐसे भी सिचुएशंस आई हैं, एक तरफ यूनिवर्सिटी आपसे बार्गेन कर रही होगी, एक तरफ आपको कह रही होगी कि हाँ आप हमारी फ़ीस पे कर दीजिए, एक तरफ कह रही होगी हमने आपका पोर्टल क्लोज कर दिया है, आप कोई बात नहीं, आप फ़ीस पे कर दीजिए। वो ऐसे है जैसे कि उनका पर्पस मकसद सब यही है कि एक मरतबा इनसे फ़ीस रिकवर कर। एक तरफ वो आपको फ़ीस रिकवरी का कह रहे हैं कि जी आप फ़ीस पे कीजिए, हम बात करते हैं आपका, हमने अपील पर डाल दिया है, आप ऐसे कर दीजिए, आप फलां डॉक्यूमेंट। सेम टाइम उन्होंने वहाँ पर होम ऑफिस को भी ईमेल फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे या तो ये है कि वो आपको कहें कि जी हमने अभी तक कुछ नहीं किया, और बच्चों को भी ये चाहिए, स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि वो उनसे बात यह करें कि जी आप अगर फीस मांग रहे हैं तो इस फीस के बदल में जो है आप क्या कर रहे हैं, क्या पोर्टल ओपन करेंगे, क्या आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्या आप हमारी अपील ओके कर रहे हैं, क्या आप हमें आगे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम आगे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। वो बच्चे डरे होते हैं, वो कहते हैं जी फीस दे दें, फीस दे दें, वो फीस के चक्कर में डालते हैं, वो फीस दे भी देते हैं और उसके बावजूद जो है वो फिर भी नोटिस जो है वो लोगों को आ रहे हैं, वो कहते हैं जी आप फेल कर गए एग्जाम, ये इसलिए जो है बड़ी पैनिक वाली सिचुएशन है। स्टूडेंट्स जो हैं कल परसों भी मैंने किसी वीडियो में बच्चों स्टूडेंट्स के हवाले से ही कहा था कि जी के स्टूडेंट्स जो हैं वो बाज़ मिसयूज़ भी करते हैं सिस्टम को। तो किसी साहब ने नीचे कमेंट्स किया हुआ था कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, जो है ना वो स्टूडेंट्स के हक में बोलना चाहिए, फलां बोलना चाहिए। उसमें किसी के हक में बोलना
या मैं कोई यहाँ पे कोई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी कि मैं किसी के हक में बोलना है या मैंने किसी के खिलाफ बोलना है। भाई साहब, मैं यहाँ पे वकील हूँ, मैं आपको यहाँ पे सब कानून बता रहा होता हूँ, रूल्स बता रहा होता हूँ। सो मेरा ना मैं कोई यूनिवर्सिटी का कोई नुमाइंदा हूँ, ना मैं कोई होम ऑफिस का मैं नुमाइंदा हूँ, ना मैं आपका नुमाइंदा हूँ। मैं तो काम ही आप लोगों की तरफ से कर रहा होता हूँ। मैं तो स्टूडेंट्स को की ही नुमाइंदगी करता हूँ, टेक्निकली तौर पे देखा जाए कि मैं तो आप ही की एडवोकेसी कर रहा होता हूँ। बीइंग एडवोकेट मैं आप ही के लिए काम कर रहा होता हूँ। सो बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ कोई वो लास्ट वीक मेरा वो कोई था, कोई क्लाइंट, उसका एलजीबीटी का कोई केस था, तो वो उसको स्टेटस मिल गया, उसको उसकी जो था एफएलआर थी गालबन या असाइलम था, आई डोंट नो, बहरहाल वो उसको किस स्टेटस मिल गया। नीचे किसी ने कमेंट्स कर दिए, भाई ये हराम काम है, आप इस तरह का क्या क्यों कर रहे हैं, आप करें। अच्छा, अब वो ऐसे बंदे मोस्टली मैं नहीं समझता कि कोई यूके बेस्ड होंगे जो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। ये बाहर से कहीं से, कोई इंडिया पाकिस्तान या कहीं से, बल्कि किसी ऐसी जगह से किसी ने वो वीडियो देखी है, तो उसने देखा जी ये किसी ने गे का कोई केस किया है, मैं उसका वकील हूँ, तो उसको स्टेटस मिल गया है। अब वो पता नहीं उस बंदे को तकलीफ हुई है, कोई जेलसी हुई है उसको कि भाई उसको क्यों स्टेटस मिल गया, या पता नहीं वो भाई हलाल हराम या क्या, मैं कोई इतने कोई जुआ करा रहे हैं, या मैं जड़ा कोई वकील हूँ मैं यहाँ का भाई, यहाँ पे मैं वकालत कर रहा हूँ, यहाँ पे हर चीज़ हलाल है हराम है, या कि मैं कोई मौलवी हाँ, या मैं कोई फतवा लेना है तुहाडे कोल, या मैं बड़ा जी वो बैठा हूँ कोई हदीस और कुरान की चीज़ें मैं कोई नेकी का। ओ भाई मैं वकील हूँ, इसको सिंपल यही रखा करें कि आपको कोई बीमारी लाहक है कि तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको कोई एड्स हो गई है, या आपको कोई हेपेटाइटिस हो गया है, या आपको ऐसी जगह पे कोई चीज़ कोई निकल आई है जिसको आप बता नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? शर्म के मारे बैठे रहेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, भाईजान डॉक्टर साहब साढ़े उत्थे कोई चीज़ निकल आई है जिथे मैं दस नहीं सकता। तो वो वकील के पास भी ऐसे ही है। कोई एलजीबीटी है, कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई हिंदू है, कोई किसी जो भी, भाई उनके जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो उनकी सिचुएशन है, उन्होंने आके हमें बतानी है, हमने आगे जो है वो एडवोकेसी करते हुए उनके मसलों को हल करना है। सो इसलिए हर चीज़ में ये दीन इस्लाम, ये बाकी चीज़ें, ये हलाल हराम, हर चीज़ में जो है इन चीज़ों को ना घसीटा करें। सो बी मेच्योर प्लीज़, अब मेच्योर बनिए। दुनिया अब कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, आप लोग अभी तक जो है वो उसी सोसाइटी में जो है वो कुएं का मेंढक नहीं होंदा जेड़ा, उसे ही नाली दे विच चक्कर ला के। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा समुंदर है, बाहर निकलिए, दिमाग अपना विजन जो है उसको खोला करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।